हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर क्या है तो आप क्या कहेंगे कि मैटर क्या होता है ना। अब देखिए, जैसे आप अपने अभी आसपास देख पा रहे होंगे, तो आपको अपने आसपास अभी क्या दिखाई दे रहा है। तो उठिए अपने चेयर से खड़ा, ठीक है, और देखिए अपने आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड, है ना। आपकी जो ये टीवी स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसके साथ डस्टर, चौक, डस्टबिन, ठीक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपका बैग, आपकी यूनिफॉर्म, आपके बुक्स, नोटबुक्स, आपका लंच बॉक्स, आपकी वाटर बॉटल। तो ये सारी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही होंगी। आपकी चेयर, डेस्क है, आपके जो फेलो क्लासमेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये जो भी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, वो सभी क्या है, मैटर है। यहां तक कि एयर, एयर यानी कि हवा, जो आपके आसपास अभी मौजूद है ना, इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से ऐसे करते हैं, या जो पंखा आपके रूम में, क्लासरूम में चल रहा है, वो क्या करता है, हवा देता है। तो ये क्या दिखाता है कि हवा जो है हमारे चारों ओर प्रेजेंट तो है, लेकिन हम उसको बस देख नहीं पा रहे हैं या टच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये जो हवा है, ये जो एयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक मैटर होता है। ठीक है, तो अगर हम मैटर की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि मैटर होता क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारे आसपास जो भी चीजें उपलब्ध है, जैसे अगर ये भी है तो ये भी एक मैटर। या अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या मैं भी एक मैटर हूं? हाँ, मैं भी एक मैटर हूं। लेकिन कैसे मैंने डिफाइन किया कि मैंने मैटर में हमने एयर को भी रख दिया, यानी कि हवा को भी रख दिया, पानी को भी रख दिया, या कोई भी चीज आपके आसपास मौजूद है, हर एक चीज को रख दिया और खुद को भी मैटर की कैटेगरी में रख दिया है। तो ऐसा क्यों रखा है? क्या डेफिनेशन है मैटर की जिससे हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, जिससे हम कह पा रहे हैं कि ये मैटर है, ये मैटर नहीं है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि फ्रूट, जैसे फ्रूट है यानी कि फल है, वो क्या है, एक खाने की चीज है। ठीक है, तो फ्रूट का शेप ज्यादातर राउंड होता है, ऐसा नहीं कि हर फ्रूट राउंड होता है, लेकिन ज्यादातर, ऑलमोस्ट ज्यादातर फ्रूट राउंड या ओवल शेप के होते हैं, ज्यादातर, सारे नहीं। ठीक है, तो आपको एक मैंगो दे दिया जाए और एक बॉल दे दी जाए, और आपसे कहा जाए कौन सा इन दोनों में से फ्रूट है, तो आपको तो सही से पता है ना कि मैंगो ही फ्रूट है, बॉल जो है वो कोई फ्रूट नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, आपको पता है फ्रूट होता क्या है ना। और आपसे पूछा जाए कि कोई भी खेलने की चीज क्या है, तो आप मैंगो को तो नहीं कहोगे खेलने की चीज। आप किसको कहोगे? जो बॉल आपके पास है, आप कहोगे ये खेलने की चीज है ना, ये टॉयज हैं। तो आपको टॉयज की डेफिनेशन पता है, या आपको ये पता है कि जो फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, या वेजिटेबल्स क्या होती हैं, वैसे ही हमें मैटर के लिए भी एक डेफिनेशन पढ़नी है। बनी हुई डेफिनेशन है, हम उस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और फिर हम समझेंगे कि किस किस चीज को मैटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैटर की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी, या हैव मास या वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो भी चीज जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे कहा जाता है मैटर। जैसे कि अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल इस पेन की बात करते हैं या इस मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पर रख दूं, तो क्या ये इस बोर्ड की इतनी जगह को घेर लेगा, इतना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा ऑक्यूपाई, है ना, करेगा इस स्पेस को ऑक्यूपाई, यानी कि जगह को घेरेगा। मान लो ये मेरा हाथ है, अभी क्या है, ये खाली है, एक तरह से देखा जाए तो खाली है, कुछ इसमें रखा गया नहीं है। अब हम इस हाथ में इस मार्कर को रख देते हैं, तो क्या दिख रहा है कि इस मार्कर ने इस हाथ की इतनी जगह को घेरा है। यानी कि पहली चीज तो ये फॉलो करता है, पहली प्रॉपर्टी तो ये फॉलो करता है मैटर की, कि मैटर क्या करते हैं, जगह को घेरते हैं। अब जैसे आपने जो बुक्स रखी हुई है, तो आपने क्या देखा है, बुक जो है टेबल की इतनी जगह को घेरता है, टेबल हमारे रूम की इतनी जगह को घेरता है, ब्लैक बोर्ड हमारे जो वॉल है, दीवार है, उसकी काफी जगह को घेरता है।
ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चीज क्या कर रही है, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, वो सभी क्या कर रही हैं, जगह को घेर रहे हैं। दूसरी चीज, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मास है, ठीक है, वेट है कुछ ना कुछ। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई वेट ही नहीं है इसका, कुछ ना कुछ तो वेट है इस मार्कर का। ये मार्कर क्या कर रहा है, इतनी जगह को भी घेर रहा है, यानी कि इतना स्पेस भी ये ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास भी है, वजन भी है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई वजन ही नहीं है, मास भी है। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी, जैसे आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं या जिस डेस्क पर आप बैठे हुए हैं, उस डेस्क की जितने एरिया पर आप बैठे हुए हैं उतनी जगह आपने घेरी हुई है, उस रूम की उतनी जगह आपने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है ना। हम क्या कहते हैं, एक खाली रूम है और एक रूम है जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। तो लोग भरे हुए क्यों हैं, हम कैसे कह पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, भरे हुए? क्योंकि लोगों ने क्या किया हुआ है, अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो पीपल यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, पीपल, जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, सब क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, और सबका कुछ ना कुछ मास भी होता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम भी क्या करते हैं, जैसे मैं इस जगह पर खड़ी हूं तो मैंने इतना स्पेस को घेरा हुआ है और मेरा कुछ ना कुछ मास भी है। ठीक है, वैसे आप लोग भी हैं, आप लोगों ने भी स्पेस घेरा हुआ है और आप लोगों का भी मास है। ठीक है, तो आप लोगों को भी क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। ठीक है, तो मैटर हम किसे कहेंगे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब बात आती है एयर की, हवा की। अब आप कहेंगे कि ये तो हम समझ गए कि जो जगह घेरता है और जिसका मास होता है वो मैटर है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, आपके नोटबुक्स हैं, बुक्स है, लंच बॉक्स है। ठीक है, लेकिन जब हम एयर की बात करते हैं तो क्या एयर भी मैटर है, क्या एयर भी जगह घेरता है, एयर का भी कुछ वजन है? अभी हम हवा में इस तरीके से हाथ ऐसे फेर लेते हैं तो दिखता तो नहीं कि एयर का कुछ वजन है, ऐसे रखा हुआ है हमने, है ना। एयर का कुछ वजन कैसे नापेंगे हम एयर के वजन को, है ना। तो एयर का कुछ वजन हमें पता नहीं चल रहा है, और स्पेस तो उसने कोई घेरा हुआ नहीं है। पूरा रूम तो हमें, मान लो एक खाली रूम है, उसमें कोई भी आदमी नहीं है या कोई भी चीज उसमें नहीं रखी गई है, तो वो रूम तो पूरा खाली है। एयर ने कैसे ऑक्यूपाई किया है उस स्पेस को, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर को। चलिए, तो अब मैटर के बारे में एक छोटी चीज आप जान गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, वो है मैटर की डेफिनेशन। अब आपको पता है किस चीज को मैटर कहा जाएगा, किस चीज को नहीं कहा जाएगा, डेफिनेशन के उससे तो आपको पता ही है। बाकी एयर की बात हम आगे करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन बच्चों के मन में है या आपके मन में भी हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चंस ये हैं, व्हाई इज इट पेबल्स टू पाइल अप स्टोन और सैंड बट नॉट अ लिक्विड लाइक अ वाटर। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये क्या है, पेबल्स है, पत्थर है। पत्थर से क्या बनाया जा रहा है, इस तरीके से क्या किया जा रहा है, इनको पाइल अप करके क्या बनाया जा रहा है, एक हम कह सकते हैं एक ढेर टाइप का बनाया जा रहा है। लेकिन पानी से हम ऐसा ढेर बना सकते हैं कि थोड़ा पानी यहाँ पे रखा, फिर थोड़ा पानी उसके ऊपर रखा, फिर पानी और उसके ऊपर रखा, फिर पानी उसके ऊपर रखा। क्या जैसे हमने इसे स्टोन से बनाए, इन पेबल से बनाया है, क्या वैसे ही हम पानी से बना सकते हैं? ये आपको सोचना है खुद से। बाकी इन सभी के आंसर तो हम चैप्टर के बाद में देख ही लेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थरों से, तो हम इस तरीके से, है ना, एक पत्थर रख करके फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा पत्थर, जैसे हमारा घर बना है, एक ईंट उसके ऊपर दूसरी ईंट फिर तीसरी ईंट, ऐसे ऐसे करके दीवार बनती है ना। तो क्या ऐसे पानी से भी पॉसिबल है, पानी से भी हो पाता है क्या ऐसे? तो नहीं हो पाता है। क्वेश्चन में पहले ही लिखा बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर। लेकिन वाटर जैसे लिक्विड, जैसे वाटर है या मिल्क है या ऑयल है, तो उनसे ऐसा नहीं बन सकता, नहीं बनता। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा इसीलिए है बच्चों, देखो हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है वो बना हुआ किससे है। आप, हम, हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो सब किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। अब वो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग नेचर होते हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही अलग अलग तरह के मैटर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ सॉलिड मैटर होते हैं, कुछ लिक्विड मैटर होते हैं, कुछ गैसेस मैटर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फ्लडेड हैंड, फोल्डेड हैंड, बट नॉट दैट शेप व्हेन रिलीज्ड? चलिए, तो जब हमने फोल्डेड हैंड यानी कि इस तरीके से हाथ में पानी को लिया, तो पानी ने क्या किया है, इसी आकार को क्या कर लिया, अपना आकार बना लिया है।
लेकिन जैसे ही हम इस पानी को नीचे रख देते हैं तो वाटर वापस से फैल जाता है, उसी आकार में नहीं रहता। जैसे हमने हाथ में ये मार कर लिया है, अभी भी इसी आकार में, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो भी ये इसी आकार में रहेगा, इसे कहीं फेंक दूं तो भी इसी आकार में, फेंक करके वापस लेके आ जाऊं तो भी इसी आकार में रहेगा, हमेशा इसी आकार में ये रहेगा। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं, जैसे पानी की ही बात कर लो, तो पानी को अगर हम किसी गोल बर्तन में डालते हैं तो वो गोल शेप ले लेता है, पानी को हम किसी लंबी बॉटल में डालते हैं तो लंबा शेप ले लेता है, किसी गोल बॉटल में डालते हैं तो गोल शेप ले लेता है ना, किसी स्क्वायर बॉटल में डालते हैं तो स्क्वायर शेप ले लेता है। लेकिन जैसे ही उस पानी को स्क्वायर बॉटल से निकालेंगे तो वो स्क्वायर शेप में नहीं निकलता, फिर वो वापस से फैल जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा उसके पर्टिकुलर नेचर की वजह से है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। खैर वो क्या है, वी कैन नॉट सी एयर, हाउ डज इट एड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून। चलिए, हमने क्या किया है, हम ये कह रहे हैं कि हम एयर को तो देख नहीं सकते, तो कैसे वो एक इन्फ्लेटेड बलून में वेट को ऐड करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे एयर से रिलेटेड, जहां पे हम समझेंगे कि एयर मैटर भी है, पहली चीज, एयर पार्टिकल से बनी है, दूसरी चीज, और एयर का वेट भी होता है। ठीक है, एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला है, इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जो एयर अभी हम ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या वही एयर है जो 1000 ईयर पहले एग्जिस्ट किया करती थी। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें जो है इस चैप्टर में मिल जाएंगे, और आपके मन में कोई और क्वेश्चन भी है तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, या मेरे साथ आप उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यू माइट हैव कलेक्टेड, you might have collected pebbles and stones from sand. You might have collected pebbles and stones from the sand while playing on the river bank or a beach. तो आप अगर किसी बीच पर या किसी नदी के किनारे पर जब खेल रहे हैं तो वहां पर आपने रेत और पत्थर कलेक्ट किए होंगे। Where do these pebbles, stone and sand come from? तो जो पेबल है, ये स्टोन है, ये सैंड है, ये आ कहाँ से रही है? नदी के किनारे पर या बीच में कहाँ से आ रही है? ठीक है, इन द माउंटेन्स रॉक ग्रेजुअली, तो माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों में क्या हुआ, इन द माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। तो इरोजन के कारण रॉक्स जो है वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं ग्रेजुअली। रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द इरोडेड रॉक पीसेस। अब क्या होता है कि जो ये रॉक क्या होता है, इरोजन के कारण टूटते हैं, तो रिवर जो फ्लो कर रही है उस एरिया पर, ठीक है, उस रीजन में, वो क्या करती है, इन इरोडेड रॉक्स को अपने साथ कैरी करती है, अपने साथ बहा करके लेके आती है along the eroded road, ठीक है, and the river flow they continue to break down the rocks further into pebble, stone, sand। अब क्या होता है कि जो रॉक्स टूट गए हैं ना, माउंटेन्स में ग्रेजुअली ब्रेक हुए हैं इरोजन के कारण, जब नदी के साथ वो बह करके आते हैं, अब वो इतने दूर से ट्रैवल करके बह करके आएंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन होते रहते हैं, तो उसी से सैंड बनती है, उसी से छोटे छोटे पेबल्स बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ देम टू द प्लेन्स, और प्लेन्स में क्या करते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द बिगर रॉक आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू फाइन ग्रेन्स। तो ये जो बिगर रॉक्स थे वो फाइन ग्रेन्स, जिसे हम सैंड भी बोल रहे हैं, सैंड और क्ले, तो फाइन ग्रेन सैंड और क्ले में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब आप कभी सोच सकते हैं, कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पत्थर जो है, एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, उसी से रेत, सैंड, क्ले, छोटे छोटे पेबल्स उसी से बन रहे हैं, है ना, तो कितनी बड़ी बात ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Is this grain the smallest unit of biggest rock, or these grain of sand and clay be broken down further? तो ये जो किसकी बात हो रही है, ये जो सैंड के, ये जो सैंड है, ये जो पेबल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सैंड या क्ले की हम जो बात कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे ग्रेन जिनकी हम बात करें, सैंड, क्ले, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है उस बिगेस्ट रॉक की, है ना, वो जो बड़ा पत्थर टूटा था, जो फिर उस वो नदी में बह करके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हुआ, तो ये जो छोटे छोटे पीस हैं, क्या ये इस बिगेस्ट रॉक की
स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या ऐसा है? या तो ये जो ग्रेन्स है, ये जो सैंड और क्ले है, इनको आगे भी ब्रोक किया जा सकता है, आगे भी तोड़ा जा सकता है, क्या ऐसा है? इसके बारे में आपको अब सोचना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे इज मैटर व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि मैटर बना हुआ किससे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जैसे हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे हम हैं, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिल करके बना है? और ये जो पार्टिकल्स है बच्चों, इसको हम क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट कह रहे हैं, है ना। पार्टिकल्स आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स है ये क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये जो एटम्स है, क्या हम इन्हें स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं इस बिगेस्ट मैटर की, है ना। जैसे ये मैटर है तो इसकी स्मॉल, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक। अब ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर के बनी है? किससे मिलकर के बनी है? छोटे छोटे सेल्स से, है ना। सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, फिर हमारे पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरी हमारी जो बॉडी है वो बनती है। तो बने हुए किसने? एक सेल से मिलकर के। अब हम अगर कहें कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी सेल से मिलकर के बनते हैं, छोटे छोटे, है ना, कोशिका जिसे कहा जाता है, सेल से मिल करके बनते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम हैं, हम फिलहाल अपनी बात करते हैं कि हम जो है वो सेल से मिलकर के बने, छोटे छोटे सेल जब मिले तब जाकर के हम बने। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेल है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी इस, क्या है, जो हमारा ये जो बॉडी है जिसको हम मैटर कह रहे हैं, उसकी क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सेल। ठीक है, इतना हमने कहा। आगे हमने ये कहा कि क्या सेल को हम और ज्यादा ब्रोक डाउन कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ही है। सेल को हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं। ब्रोक डाउन करने का मतलब है सेल के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, है ना, काफी सारी चीजें, काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक, वैसे ही जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो घर है या कोई बिल्डिंग है या आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है, वो किससे मिलकर के बनी है? ईंटों से मिलकर के बनी है। अगर एक एक ईंट ना लगाई जाती तो बिल्डिंग कभी तैयार नहीं होती। तो वो बिल्डिंग भी क्या है? वो बिल्डिंग भी, वो बिल्डिंग भी क्या है बच्चों? वो बिल्डिंग भी क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? हमारी बड़ी, वो जो ब्रिक है, सॉरी, वो जो ब्रिक है वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बड़ी सी बिल्डिंग की। ठीक है, वो ब्रिक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है एक मैटर की। वैसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ग्रेन्स हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इस बिगेस्ट रॉक की। अब ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकल को आगे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना। एटम्स ये हैं, एटम को आगे फर्दर फर्दर जो है डिवाइड किया जा सकता है। वैसे इन्हें भी किया जा सकता हो। ईंट है, जैसे ईंट से मिलकर के घर बन रहा है, ईंट स्मॉलेस्ट यूनिट है तो ईंट को भी तो ब्रेक डाउन किया जा सकता है। सेल है, सेल को भी हमने कहा उसके भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ पर मिल गया है। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं व्हाट इज मैटर कंपोज ऑफ, यानी कि मैटर किससे मिलकर के बना है। वैसे तो हमने देख लिया है मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना है, लेकिन इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कुछ एक्टिविटी यहाँ पर देख लेते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से इसे अच्छे से, हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अगर हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो शायद हो सकता है इतने अच्छे से हम उसको गेन ना कर पाए, इतने अच्छे से हम उस टॉपिक को समझ ना पाए। लेकिन जब हम साथ साथ में एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलिए, तो ये एक्टिविटी है, यहाँ पर इसे समझ लेते हैं। टेक अ स्टिक ऑफ चॉक एंड ब्रेक इट इनटू टू पीसेस। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि चौक आपके स्कूल में इजीली अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है? चौक ले लेनी है, एक स्टिक, और उसको क्या कर लेना है? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लेना है, ब्रेक कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यू ब्रेकिंग द चौक टिल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड। तो आपको ये हाथ से तब तक तोड़ते रहना है जब तक ये क्या ना हो जाए, जब तक ये मतलब जब तक ये जो है इतना ना टूट जाए कि लास्ट वाला जो पीस है उसको आप हाथ से तोड़ ही ना पाओ। इतना छोटा छोटा आपको ये तोड़ लेना है। ठीक है,
ग्राइंड द स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक दस ऑब्टेन्ड यूजिंग मॉर्टर एंड पेस्टल। तो मॉर्टर और पेस्टल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ये जो चॉक के पीसेस हैं उसको क्या कर लेना है, उसको पीस लेना है। ठीक है, पीस लेना है, या आपको क्या कर लेना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में जो है ग्राइंड कर लेना है मॉर्टर की मदद से, जो पेस्टल है उसकी मदद से अच्छे से क्या कर लेना है, दोनों को ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, दोनों को नहीं, ये सारे पीसेस जो आपने किए हैं उनको ग्राइंड कर लेना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फाइन पाउडर ऑफ चॉक विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास से चॉक के स्मॉलर पीसेस को क्या कर लेना है, ये जो स्मॉलर स्मॉलर इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो फाइन पाउडर है उससे क्या कर लेना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या अवलोकन किया, क्या देखा आपने इससे, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या आपको दिख रहा, आपको चॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ईच टाइनी ग्रेन यू ऑब्जर्व इज स्टिल अ स्पेक ऑफ चॉक। तो आपको छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्स दिख रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये क्या, हर एक पार्टिकल क्या है, स्पेक ऑफ चॉक है, चॉक का ही एक क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, इन एवरी स्पेक ऑफ दिस फाइन चॉक पाउडर still composed of same substance or it has a change into something else on breaking or grinding। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है is every speck of this fine chalk powder still composed of the same substance। तो ये जो chalk powder का हर एक पार्टिकल है, क्या ये सेम सब्सटेंस से कंपोज है या नहीं है। ठीक है, और हैज इट चेंज इनटू समथिंग एल्स ऑन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग, या ब्रेक करके हमने जब इसको ग्राइंड कर लिया तो ब्रेक करने से और ग्राइंड करने से क्या ये किसी और चीज में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, क्या ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, यही आपको ऑब्जर्व करना था। एक बार आप देख लीजिए इसे। चलिए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो इससे आगे की एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।